बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमेशा ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा किया जाता है। जब भी हुकूमत या अपोजिशन होती है उसके दरमियान कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करते हैं, और इसी चीज़ की निशानदेही जो पिछली हुकूमत थी, यानी पिछली से मुराद PTI की जो हुकूमत थी, उसमें भी हम निशानदेही करते रहे। मैं करता रहा इसकी निशानदेही कि ब्रिज बिल्डिंग के लिए कोई ना कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे दोनों साइड के लोग जो है उन पर ट्रस्ट कर सकें, और ब्रिज बिल्डिंग अगर होती रहे तो काम चलता रहता है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। बाकी करना ना करना वो तो उस वक्त के हुक्मरान जो थे उनकी मर्ज़ी थी, जो कि मेरे ख़्याल में एक ऐसा किरदार अदा किया जा सकता था, कुछ लोगों को लाया जा सकता था, कुछ लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो भी आपके सामने है कि नो कॉन्फिडेंस मूव होती है। नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद PTI ये डिसीजन लेती है, PTI के चेयरमैन या PTI ये डिसीजन लेती है जनाब के असम्बलीज़ में नहीं बैठना। आपको याद होगा कि जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शंस हार गई, 17 सीटों के साथ नेशनल असम्बली में बैठ गई आके। बहुत तनकीद हुई उन पर, बहुत उन पर जनाब उनको कहा गया कि जनाब आपने गलत फ़ैसला किया और आपको नहीं बैठना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी और वो 17 सीटों के साथ नेशनल असम्बली में बैठेगी, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वक्त बताएगा, और उसके बाद बाउंस बैक की पीपल्स पार्टी और दोबारा वो जनाब हुकूमत में आ गई। नाउ अगर यही सिचुएशन और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर PTI भी नेशनल असम्बली में बैठ जाती तो उनके पास तो बहुत सारी सीटें थी, बहुत लोग थे उनके साथ, और सो मच सो कि जो लोग छोड़ के गए थे उनको, यानी कि 20-22 लोग 21 लोग जो छोड़ के गए थे उनको, वो भी अक्सर औकात महफिलों में बैठ के यही कहा करते थे कि जनाब हमने गलती की कि हम जनाब छोड़ के आगे PTI। मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम। अगर PTI बैठती नेशनल असम्बली में तो बहुत टफ टाइम दे सकती थी। जो 16 महीने जिन लोगों ने हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो ड्राइविंग सीट पे थे, और उनके साथ जो अलायंस थे वो कोई 11 से 13 जमातें थीं जिन्होंने जनाब हुकूमत की और क्रिटिसिज्म भी फेस किया। अगर PTI अपोजिशन में बैठती तो कितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती, और PTI बहुत टफ टाइम दे सकती थी। जो हुकूमत थी 16 महीने की, उसको बहुत टफ टाइम दे सकती थी और उनको स्मूथ सेलिंग ना मिलती। जिस तरीके से बिल पास होते रहे, जिस तरीके से जनाब वहाँ पे काम होते रहे, वो नहीं हो सकते थे। और उसके बाद भी PTI ने कुछ गलतियाँ की, सब लोग करते, PTI ने भी की। KPK की हुकूमत छोड़ दी, फिर जनाब पंजाब की हुकूमत छोड़ दी। सो मच सो कि जनाब परवेज़ इलाही साहब बार बार कहते रहे कि जनाब हुकूमत मत तोड़े, पंजाब की हुकूमत मत तोड़े, पंजाब की असम्बली मत तोड़े, लेकिन वो तोड़ दी गई। उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब हुकूमतें जनाब आहिस्ता आहिस्ता जाती रही। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट सिचुएशन लाइक, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक एफ़र्ट की और उस एफ़र्ट को लेके चल रहे हैं, और बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं इनकी एफ़र्ट पे और इनकी एफ़र्ट्स पे। आई वुड से बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं, और वो ये है कि जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब किसके कहने पे ये सारा काम कर रहे हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वाकई वो किसके कहने पे ये सारा काम कर रहे हैं, या उनकी अपनी सोच है, या उनका अपना ब्रेन चाइल्ड है ये। और अगर ये है तो इसके असरात तो सबके सामने हैं, वो तो निकलना शुरू हो गए, इसके समरात भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन व्हाट्स गोइंग टू बी द सिचुएशन लाइक आफ्टर द इलेक्शंस, उन पे बात करना चाहूँगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी दी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। दुरानी साहब, बड़ा एक टिपिकल सा सवाल है, सब लोग करते हैं और बार बार करते हैं कि दुरानी साहब ऑन इट्स ओन, ऑन इज ओन कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पीछे किसी का हाथ ना हो आप कैसे काम कर सकते हैं कि आप जाएं प्रेसिडेंट साहब से भी मिलें, आप जाएं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलें, और मुझे नहीं पता आपकी मुलाकात PTI के चेयरमैन से होगी या नहीं होगी। तो ये सारी आपने आइस ब्रेकिंग शुरू कर दी, एक माहौल आपने ऐसा बना दिया, ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना दी कि कल का दिन है
جو لوگ ایک دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, اور وہ جناب مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آئس بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ میں نے فیس کیا ہے کہ جی کس کے کہنے پہ آپ چل رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام, اپنے ملک کے مفاد, اپنی کنوکشن اور اپنی دعا کے سہارے چل رہا ہوں. اور مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے کہ جب بھی آپ ایک کنوکشن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری اینڈ نیشن نکلتے ہیں تو تمام پرو پاکستان اور تمام پرو کنٹری جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی سپورٹ پہ آتے جاتے ہیں. میں نے ریکنسیلیشن کی بات کی, اس سے پہلے میں نے پورے پاکستان کے اندر گھوما پھرا, سروے کیا, دوستوں سے ملا. مجھے پتہ یہ چلا کہ 70% عوام چاہتے ہیں کہ یہ ٹک جو چل رہی ہے مسلسل یہ ختم ہو اور ایک ٹھنڈ پیدا ہو, اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت اور ملک کی سیاسی جو تسلسل ہے, جمہوری تسلسل جو ہے, اس کا راستہ بنے. اس سب چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ایک پروگرام چاک آؤٹ کیا جس میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے پولیٹیکل فورسز کے درمیان ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر میں نے ایک اس کے لیے چھوٹا سا ایجنڈا بنایا جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے, اور جو ہو بھی پاکستان کے لیے. اس کے 3 پوائنٹس تھے کہ پاکستان, جمہوریت اور فوج, ان کو پولیٹیکل کانفلکٹ سے نکال دیں. پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں, جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں, اور فوج کو سیاسی باربرداری کے لیے استعمال نہ کریں. مطلب فوج کی بیشنگ نہ ہو. اور اٹس ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ. مطلب سیاست آپ نے اپنی کرنی ہے اور جا کے آپ نے مخالفت جو ہے وہ فوج کی کرنی ہے. بھئی کس لیے؟ آپ جب اتھارٹی میں ہوتے ہیں, جب اختیار آپ کا ہوتا ہے, اختیار کے باوجود کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کر سکے, ہم بے بس تھے تو استعفیٰ دے دیتے ہیں. کرسی نہیں چھوڑنی, کرسی پہ بیٹھ کے اپنی بے بسی کا رونا ہے. وہ بعض بچے ہوتے ہیں رو بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو میں نے کہا کہ اس چیز کو سائڈ پہ کریں, آپ اپنے ان 3 نکات کو ادھر کر کے سیاست کے لیے میدان میں آئیں اور ایک دوسرے سے مل جل کے چلیں. اس کے لیے جب میں نے فضا بنائی, سب سے پہلے میں نے پی ٹی آئی والوں سے بات کی. اچھا. تو پی ٹی آئی والوں نے اس پہ انہوں نے اپنی تمام کمیٹیز کی میٹنگ کی. دے آر ویل آرگنائزڈ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ کوئی بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی میٹنگز کی. یہ کب کی بات؟ یہ آج سے مہینہ پہلے جب میں نے شروع کیا تھا. تو میں نے یہ 3 پوائنٹس انہیں دیے, تو انہوں نے اس پہ ہر جگہ پہ ڈسکس کی, اپنی لیڈرشپ سے پرمیشن لی, سب کچھ کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی سپورٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے انہوں نے اپروول لیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے فیور میں اپنا وہ دے دیا, انڈیا دے دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر ان کو لے کے پھر میں نے باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ انٹریکٹ کیا. میں کسی سے ملنا, کسی سے رابطے کو اگر وہ خود ایکسپوز نہ کریں تو میں نہیں کرتا. میں پھر پریزیڈنٹ صاحب سے ملا. اچھا. پریزیڈنٹ صاحب ایک منٹ ذرا ٹھہریے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں. مطلب آپ نے سب سے پہلے اپروچ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. ہاں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ مفاہمت, عوام کو پہلے کیا, ان کی فیڈ بیک لی, اس کے بعد پی ٹی آئی سے کیا. اوکے. پی ٹی آئی کو جب آپ نے اپروچ کیا تو آپ نے کہا جی کہ مفاہمت کرتے ہیں اس نکات پہ, ان 3 نکات پہ. ہاں. ٹھیک ہے. ہاں. اینڈ دے ور گڈ ود اٹ. ہاں, they were very good with it. Okay. So they said that they need approval from the chairman, right? They got approval from all concerned authorities of their party. Okay. So مطلب کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی نوڈ کے ساتھ آپ نے یہ ایفرٹ شروع کی. جی بالکل. اوکے. سو واٹ نیکسٹ؟ دین یو میٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. میں پریزیڈنٹ سے ملا. اچھا. پریزیڈنٹ کی چند دن پہلے جو ہے ان سے بات ہوئی تھی, آرمی چیف سے اور آئی ایس آئی کے چیف سے, ان کی ڈسکشن وغیرہ ہوئی تھی. اس پہ انہوں نے مجھے بریف کیا اینڈ ہی واز ویری کمفرٹیبل ود دا میٹنگ. اور انہوں نے کہا جی کہ اس سارے عمل کو میں نے ان سے بات کی ہے, اور میرا یہ خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب کا کہ ہمیں ملک کے اندر ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کی ماحول کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ان کی کنسیڈر. یہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا. اچھا. اوکے. اچھا. اس کے اوپر
हमने मज़ीद फिर मैंने मज़ीद अपनी एफर्ट्स को आगे बढ़ाया। तो रिज़ल्ट अच्छा जब उनकी तरफ से उनकी प्रेस रिलीज़ गई, फ़ोटो गई, तो उसके बाद मैंने फिर उसको ऑन भी किया और मैंने उसके बारे में I was impressed and comfortable with his discussion and his approach towards the issues कि मसाइल को बढ़ाने के बजाय वो मसाइल को ख़त्म करना चाहते थे। और मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त भी पीटीआई का द ओनली लेफ्ट एसेट ऑफ पीटीआई इन द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट। अच्छा, हाँ, तो वो मतलब आप यहाँ पे गेज करते हैं उन्हें? नहीं, देखे ना जी, बाकी सारों को तो खुद आपने अभी सारी तफसील बताई कि नेशनल भी गई, सूबाई भी गई, सब असम्बलियाँ गई, हर चीज़ गई, बिल्कुल ठीक है जी। मतलब अगर आज हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी स्पीकर होता है, आज उनका नहीं है। इसी तरह से ये एक तो वो अभी वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए फ़र्द हैं, ठीक है जी। तो वो बड़ी इनके लिए तो एसेट है और वो पार्टी को रिस्पेक्ट भी करते हैं, पार्टी की लीडरशिप को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको भी इस सारे में फिर मैंने आपने लूप में ले लिया। फिर मैंने बाकी पार्टियों पे आपके तवस्सुत से, आपके ताउन से, मीडिया के ताउन से ये दबाव डाला कि भाई आप लड़ नहीं सकते आप पाकिस्तान में। मियाँ साहब को मैंने पैगाम दिया, पब्लिकली दिया, ओपन दिया कि अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आग का गोला लेके ना आए, आप फूलों का गुलदस्ता। ये पैगाम कब दिया? स्टेटमेंट के बाद या स्टेटमेंट के पहले? कौन सी स्टेटमेंट? उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि एहतसाब होगा, वो उसके बाद दी। उसके बाद दिया। हाँ, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब वापस तो वो उन्होंने गए। देखो उन्होंने इस चीज़ को, देखो असल चीज़ ये नहीं है कि मेरे कहने पे किया, उन्होंने खुद किया, आपके कहने पे किया, पब्लिक के कहने पे किया, पार्टी के, दैट्स नॉट माय इशू। अच्छा। मेरा इशू ये है कि नेट आउटपुट जो था वो जब मीनारे पाकिस्तान पे निकला तो उसमें एक कबूतर उड़ा है, उसकी जगह आग का गोला भी उड़ सकता था। तो वो कबूतर जो था वो मुझे भी अच्छा लगा, आवाम को भी अच्छा लगा। जब उसके बाद सर्वे हुआ तो 70% लोगों ने उस बात को पसंद किया। अब मियाँ साहब हट नहीं सकते उससे, ठीक है ठीक। उसके हम कैसे हटेंगे? वोट तो पब्लिक से लेना है ना, तो पब्लिक को अगर नाराज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वोट कैसे लेंगे? तो मियाँ साहब ने अपना स्टैंस चेंज कर लिया कि जनाब एहतसाब वाला जो उनका बयानिया था, जो पहले आने से पहले उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने उस पर बैकआउट कर गए। मैं नहीं कहता शहबाज शरीफ साहब गए। हाँ, तो उसमें अगर मैं ये कहूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, रॉन्ग, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें आपकी एफर्ट थी तो वो गलत होगा? नहीं, मैं तो आई एम हम्बल पर्सन। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ही मेड अ राइट जजमेंट ऑफ द सिचुएशन। ओके, देखिए ना जी, राइट जजमेंट ऑफ द सिचुएशन। हमारी पूरी कौम जो है ना, नेक्स्ट टाइम आप फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते? यार मैं उसका रीजन है, हाँ, क्योंकि आप इतने डिप्लोमेटिक हो गए। जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे इतने डिप्लोमेटिक नहीं थे आप। आपने सिखा दिया नहीं, मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना सोचा है, जितनी रिसर्च किया, जितना देखा है, ठीक है, क्रेडिट खींचने से नहीं मिलता, क्रेडिट देने वाला ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, इज्जत देने वाला ऊपर है। बिल्कुल, इस पे कोई ठीक है ना जी। आप खिदमत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, सही, बिल्कुल ठीक। आप तौहीन करेंगे तो तौहीन मिलेगी, और मैं इस बड़ी बात करेंगे तो बड़ी जिल्लत उठाएंगे, हम्बल रहेंगे तो इज्जत पाएंगे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान बूढ़े हो गए हैं तो कोई चीज़ सीखनी तो है ना। अच्छा, इस चीज को मान रहे हैं आप कि आप बूढ़े हो गए? हाँ हाँ, मैं तजर्बाकार हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ आपने तो होना नहीं, तो हम तो हो जाए ना। अब वो बात कहाँ रही तो इसलिए मतलब ये है कि इस सारे प्रोसेस में जो सीखा है वो ये है कि आजिज़ी से बड़ी ताकत कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। और आजिज़ी से बड़ी इज्जत कोई नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस। तो आप मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द डेज टू कम कि आप पीटीआई के चेयरमैन से भी मिल सकते हैं, या कोई उसके चांसेस नहीं है, या ब्लीक है चांसेस? एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद पूछता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी दुरानी साहब, इसके बाद एक और एफर्ट किया आपने, प्रेसिडेंट साहब को मिलने के बाद आप जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले जाते हैं। मौलाना साहब के पास जब आप गए तो जाहिर है आप पीटीआई वालों से पहले मिल के गए थे, वहाँ से पीटीआई के चेयरमैन की नोट भी लेके गए थे। तो हाउ डिड मौलाना साहब एक्टेड टू ऑल दीज सजेशंस व्हिच यू केम अप विद? देखिए, मेरी जितनी एफर्ट्स हैं ना, उनका मैंने उन्हें पब्लिक कभी नहीं किया।
میں کس کس سے بات کی ہے, کس کس سے ملا ہوں, کس کس نے مہربانی لیک کی تے ہے. ہو جاندی ہے نا. لیک بھی نہیں ہوتی اکثر, میری والی لیک نہیں ہوتی. لیک وہی ہوتی ہے جو خود ہی نیچے سے لیک کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس چیز. ہاں, مولانا نے مہربانی کی, جب میں گیا انہوں نے اس چیز کو اکنالج کر کے میڈیا میں دیا تو سب کو پتہ چل گیا. مولانا سے جب میں گیا تو دعا کے لیے تھا, لیکن میرا یہ ریکنسیلیشن کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا تھا, جس پہ انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ جو جیل میں ہو میں اس کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کروں گا. تو وہ پی ٹی آئی میں بہت اچھا رسیو ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا جی یہ آپ نے بڑا اچھا بیان دیا, اور فردر آپ کو اس چیز کو بڑھانا چاہیے, اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں اگر آپس کا میل ملاپ بھی ہو وہ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات میں نے انہیں یہ کہی کہ آپ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان کے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سپیئر ہیڈ کریں, آگے بڑھ کے اس کو فرنٹ فٹ پہ لے کے اس کے لیے کام کریں. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں میں اس کے لیے کروں گا, اور میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں اس سے اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے مجھے بھی حوصلہ ہوا. پھر اس کی انہوں نے پریس ریلیز بھی دی تھی, باقی پھر اسپیکولیشن بھی چلتی رہیں, باقی چیزیں ہوتی رہیں. اب یہ ہے کہ کل کی اور ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے, وہ بھی ایک آئس بریک کروا دیا, وہ بھی آئس بریک. دعا کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ چلے گئے, پی ٹی آئی کے لوگ دعا کے لیے چلے گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو انہیں تھوڑا بہت وہ آئے گا, اور سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے نا بتی آگ لگانے کے لیے. ہاں, ہر کوئی بندہ, مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بیچاروں کا سانیہ یہ ہے کہ ان کے سارے دشمن جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ہی. لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ 70% لوگ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو, سو پھر اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, لیکن اب میری سیاست جو ہے اگر اس پہ بیس کر رہی ہو کہ میں پی ٹی آئی کو لڑا کے, اب دیکھیں پی ٹی آئی کو, میں نے پی ٹی آئی والوں کے بارے میں کہا تھا کہ جی وہ کنفرنٹریشن نہیں چاہتے, نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے اور نہ ان کی لیڈرشپ چاہتی ہے. تو لوگوں نے کہا پیچھے کی کرتے رہنے. میں نے کہا جو لڑانے والے تھے وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک, مطلب یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو ڈسٹارشن چاہتے ہیں وہ اندر سے آگ لگاتے ہیں. اس وقت بھی ہر وہ فرد جو پی ٹی آئی کے ریکنسیلیٹری پیٹرن کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کرے گا وہ پی ٹی آئی کا دوست تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت کسی بھی کرائسس میں بھی, پولیٹیکل پروسیس میں بھی ان کو مین سٹریمنگ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے. اگر وہ ان کی لیڈرشپ اس معاملے میں آگے بڑھ رہی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ, اپنی پارٹی اور اپنے پبلک کے انٹرسٹ کو فارورڈ کر رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی کرٹیسزم انہیں آئے گا, لیکن بہرحال انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا, وہ گئے, انہوں نے دعا کی اور وہ آ گئے. There's nothing wrong with it. اور اچھا آپ نے آئس بریکنگ اچھی کروا دی. اس کے بعد جناب دونوں اینڈ سے, پی ٹی آئی کے بھی اینڈ سے, جے یو آئی کے بھی اینڈ سے ایک اچھا رسپانس مل گیا. اینڈ ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی سوچ ہے جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, الیکشنز جنوری 28 کو ہوں گے؟ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشنز کو, سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں ہونے ہیں, 12 مارچ کو ہونا, اس سے پہلے ایک پروسیس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. پروسیس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. سو فیبری مڈ, ایک ہفتہ آگے ایک ہفتہ پیچھے. مطلب وہ اب دیکھیں, وہ تو اب حکومت اور الیکشن کمیشن اور کورٹس ووٹس کے معاملات ہیں سارے, میں اس کے بارے میں زیادہ وہ نہیں ہوں, ویل ورسڈ نہیں ہوں. لیکن میں جتنی سیاست کو اور اس کو کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اگر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ملک کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے سڈنلی آن ٹریک آ جائے گا, اور دیٹ ول گیٹ انٹو دی گروو. الیکشنز میں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے, اور یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے, کہ اگر کسی پارٹی کا کوئی فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینا, دلوانا حکومت اور سزا دینا عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی فرد کی سزا جو ہے پارٹی کو نہیں دے سکتے, پارٹی کے نشان کو نہیں دے سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پہ دہشت گردی کے الزام لگے, میاں صاحب پہ ہائی جیکنگ کے الزام لگے, کتنی مارشل لاؤں کے بیچ میں سے گزرے, لیکن دونوں کا نشان بیلٹ پیپر سے نہیں اترا. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا نشان بیلٹ پیپر سے اترنا چاہیے یا اترے گا. بیلٹ پیپر سے عوام ہی اتار سکتے ہیں صرف کسی نشان کو,
या रख सकते हैं, ये उन्हीं का अख्तियार है, उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो आपके ख्याल में आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे होगा, उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शंस में या नहीं? देखिए, ये अब अदालत का मामला है, अदालत का मामला है, अदालत के पास है। अदालत का जो भी फैसला होगा वही उनके लिए रास्ता बनाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी ऐसे लग रहा है कि वॉक ओवर मिल रहा है और वो अगले वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, आपके ख्याल में ऐसे ही? देखिए, मियां साहब को इस वक्त जो परसेप्शन है या जो उनकी फेवर्स हो रही हैं, मेरा तो ख्याल है ये उनके साथ दुश्मनी हो रही है। एक चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ फेवर्स हो रही हैं, जो परसेप्शन जो बन रहा है और उनकी पार्टी इंजॉय कर रही है इस एटमॉस्फेयर को कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। दे आर ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन इट, दे आर ट्राइंग टू मार्केट इट, दे आर ट्राइंग टू गेट बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट पॉलिटिकल, के ये तासुर बना दें कि हुण हवा चल पई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज की हवा में अगर वो ये ज़्यादा हवा बनाएंगे तो मियां साहब की जो पॉलिटिकल सक्सेस होगी वो गहना जाएगी। क्या आ जाएगी? गहना धुंध में चली जाएगी। ओके, फॉगी हो जाएगी। फॉगी हो जाएगी। अच्छा, ओके। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि वो पब्लिक के ऊपर अपना बेस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को वोट के ज़रिए जीतने की बात करें और वो एम्पायर के ज़रिए जीतने का तासुर ना बनाएं, सिलेक्ट का तासुर ना बनाएं, इलेक्ट का तासुर बनाएं। सो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि उनको बिल्कुल हो रही है, उनके साथ फेवर हो रही है? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो परसेप्शन बन रहा है, एंड वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो उन्हें पब्लिक ना भी किया जाए। किसी सरकारी बंदे से मिलना, अगर आप एयरपोर्ट के बजाय कोर्ट में जाके अंगूठा लगा दें तो क्या तूफान आ जाएगा? कुछ नहीं होता। एक दिन बाद जलसा कर लें या एक दिन पहले जलसा, ये जो ऑप्टिक्स होती हैं इनको मैनेज किया जाना चाहिए, खास स्ट्रेंथ्स क्यों ना हो। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बहुत से राइट्स होते हैं, बहुत सी अथॉरिटी होती है, लेकिन उसको इस तरह से एग्जिबिट करना चाहिए कि उस पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म ना आए। ये उनकी फेवर नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी फेवर करके कर रहे होंगे, लेकिन इट्स नॉट फेवर, इट्स गोइंग अगेंस्ट हिम, दैट्स व्हाट that's going against him. But do you see him becoming the next prime minister of this country? Anybody can be the next prime minister, Anybody means whoever is elected. तो आपके ख्याल में मियां साहब बन रहे कि नहीं बन रहे? फॉरेन मिनिस्टर बन गए हो, डिप्लोमेटिक गल्लां कर रहे हो। देखो, मैं कोई मतलब ये है कि मैं कोई नहीं, इन्नी एफर्ट्स करके तुसी चले हो, तुसी जीरो तो हीरो बनने ते चक्कर च पै गए हो, तुसी जीरो तो स्टार्ट किया। मैं तो हाल ही भी जीरो ही है यार। देखे, मेरा पता क्या प्रॉब्लम है, ना मैं किसी का बच्चा हूँ, ना किसी की बच्ची हूँ, ना मैं किसी का खानदान का मेंबर हूँ, तो इसलिए मेरा जो भी कुछ है, ठीक है ना जी, वो मेरा तो मुल्क है, मैं मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ और मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ इस वक्त। ओके, चले, आप किसी पार्टी में नहीं है, आप 35 साल हो गए आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हुए। आपको मियां नवाज शरीफ साहब, मैं रीफ्रेस कर देता हूँ क्वेश्चन, और इसमें आप अपना नया कोई डिप्लोमेटिक एंगल ना निकालिएगा। सो मियां नवाज शरीफ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं चौथी मरतबा? देखिए, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को कोई भी जो भी हुकूमत आएगी वो कोalition गवर्नमेंट होगी। वो तो ऑब्वियस है सर, ठीक है जी। तो बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कोalition जो है वो कैन रिजल्ट इन सक्सेस एक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अवाम किसी सियासी इत्तेहाद को नहीं देखना चाहते। अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती हुकूमत और ज़ाती वजारतों और अपनी ख़ानदानी वजारतों की बुनियाद के ऊपर अवाम इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी नए इत्तेहाद को नहीं देखना चाहते। अवाम अब ये चाहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ और ये मेरा अगला एजेंडा भी है, कि अवाम अब ये चाहते हैं कि ऐसा अलायंस बने जो पाकिस्तान के लिए हो। आप सियासी अलायंस की बात नहीं कर रहे आप? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अब अगर सियासी अलायंस ने हमेशा मुल्क में मजीद तकसीम पैदा की है, मुल्क में मार्शल लॉ लगवाए, 16 महीने अलायंस रहा, उसकी वो उसका रिजल्ट भी सामने है, सामने आ गया। वो आप अवाम अलायंस से डरते हैं,
वो So what समझते हैं sort of कि alliance are you talking लूटने about? वालों का एक टोला आ जाएगा जरा रल के सन लूटेगा, ये अवाम का Agreed. concept। लेकिन इस वक्त जो अलायंस की बात कर रहे हैं आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे मैं रिकन्सिलिएशन के नतीजे में एक ऐसे अलायंस की बात कर रहा हूँ जो कि अलायंस फॉर पाकिस्तान हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान और जमहूरियत के एजेंडे पे इकट्ठे हों, अवाम की सपोर्ट उन्हें मिले और जो वो हुकूमत बनाए वो भी ऐसी हुकूमत हो जो डिवाइडेड ना हो, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करने वाली हुकूमत हो। इसके बारे में मैं बहुत ही हिस्टोरिकल सपोर्ट के साथ जो है मैं इसका पूरा मॉडल जो है अगले चंद दिनों में रख दूंगा। ये पॉसिबल है और होना चाहिए। हैं। सवाल का जवाब आपने फिर नहीं दिया मुझे, वहाँ पे घुमा दिया आपने। आप पूछें। मैंने कहा था वजीर आजम चौथी मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं। असल में हमारे तमाम जो जर्नलिस्ट है ना, नहीं जर्नलिस्ट नहीं, वो सियासतदान देखें है। हमारे अवाम का भी मसला है ना। अवाम का मसला ये है कि जनाब आवाज टूर पे है जी। और मियां साहब ने जितना ही मेरा तो देखें, वो ना उनको मैं हवा में से दबाव लेता हूँ ना मैं हवा से लड़ता हूँ। हवा अवाम का वोट होती है, अवाम का वोट जब तक फाइनल ना हो जाए मैं कैसे कह दूं कि मियां साहब बनेंगे वजीर आज़म। मियां साहब ने इलेक्टेड वजीर आज़म बनना है या सिलेक्टेड बनना है? अगर सिलेक्टेड बनना है, अगर इलेक्टेड बनना है तो आप उन्हें क्यों सिलेक्टेड बनाना चाहते हैं? गॉट यू। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, जो अगली हुकूमत जो भी बनती है, आपने बड़ा अच्छी बात की यहाँ पे कि जनाब एक जो ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट जिसमें जनाब एजेंडा जो है इकॉनमी हो और जमहूरियत हो और फ़ौज की बैशिंग बंद करें और अपना अपना काम करो, पॉलिटिकल फील्ड में आके खेलें। यही बात है ना? देखें, अब ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हाइब्रिड जमहूरियत को मुकम्मल जमहूरियत की तरफ लाया जाए। अच्छा। मुकम्मल जमहूरियत की तरफ लाने के लिए अवाम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को मिल के इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सियासतदानों को पर्सनल इंटरेस्ट एजेंडे से उठा के ज़ोर से कौमी एजेंडे पे लाना चाहिए। ये बात मुश्किल लग रही है ना, नई बात है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में समझ, जब मैंने इसकी बात भी की थी विदाउट बैकिंग, एपरेंट बैकिंग के, मुझे पता था मुझे बैकिंग है पब्लिक की। लोग कहते थे दानी साहब तुसी एनजी निकल पे पोले बादशाह हो, ठीक है जी, कुछ नहीं बढ़ना। आज अल्लाह का करम है, सब सियासतदानों की मजबूरी है कि वो मफामत की बात करें। दिल में आग लगी हुई है, मुंह पे मफामत है। मैं तो फेस वैल्यू पे लूँगा। अच्छा। आग मुझे नहीं नज़र आ रही, मुझे उनके फूल नज़र आ रहे हैं, कबूतर नज़र आ रहे हैं, मोमबत्तियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छी बात है, कौम भी यही देखना चाहती है। अब जो है अगली बात यह है कि हम एक पाकिस्तान के नाम पे होने वाली सियासत और पाकिस्तान पे नाम पे बनने वाली हुकूमत देखना चाहते हैं। वो हुकूमत जो मुल्क के अवाम के लिए काम करे। यार, आपने 76 साल में बल्दियाती इंतखाबात तो कराई नहीं है, आप अवाम की बात करते हैं। आप खानदानों का टोला लेके जो है पैदा होने वाले बच्चों की हुक्मरानियां लेके जो है आप हमारे सरों पे मार रहे हैं और आपने इलेक्टेबल रखे हुए हैं जिन्होंने पैसे बनाए हुए हैं और उन इलेक्टेबल्स को जो है आप अवाम के सरों पे थोप देते हैं। और अगर वो कहें लोकल बॉडीज़ कराओ तो हम लोकल बॉडीज़ नहीं कराते जी, हुकूमत के बात कराएंगे तो बाद में भी नहीं कराएंगे, करा भी देंगे तो फंड नहीं देंगे। लाहौल वाला को ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा आइन है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना हो? दुनिया के अंदर कोई ऐसा एक जाहिल मुल्क दिखाते हैं जिसमें ऐसी जमहूरियत हो। तो आपको यू नीड मोर डेमोक्रेसी। आपको हाइब्रिड की जरूरत नहीं है, आपको पब्लिक ब्रेड की जरूरत है। डू यू सी रिफॉर्म्स हैपनिंग, जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स? और उस सारी रिफॉर्म्स की इस वक्त ज़रूरत है। उन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिन पे अमल दरामद हो। उन रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है जिसके नतीजे में आपकी स्किन सेव हो जाए। उस पर्पस के लिए आपकी जो ज़रूरत है वो ये है कि आप एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे और बिल्कुल नाक की सीध में करे और नाक की सीध में कामयाबी हो। चले, आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं और दिल को भी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शेप अप होती हुई ज़रा मुश्किल लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माली दा कम पानी देना।
ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਆਣਾ ਨਾ। नहीं पानी नहीं, सैलाब सुक्की पई है ज़मीन। हाँ ठीक है जी, मिलता कुछ नहीं है पब्लिक को, मिलता कुछ नहीं है मुल्क को। हर हुकूमत आती है, पाकिस्तान मज़ीद गरीब हो जाता है, और सारे जो भी हुकूमत आती है उसमें बैठे हुए लोग मज़ीद बेचारे मतलब थोड़े से खुशहाल हो जाती हैं, ये ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। तो मैं तो पब्लिक की खुशहाली की बात कर रहा हूँ। अगर ये जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो भी हुकूमत बनती है वो अपना टेन्योर पूरा करती हुई नजर मेरा आती तो है? ख्याल है कि अगली हुकूमत बननी ही 5 साल के लिए चाहिए, और 5 साल उसको रहना चाहिए, और 5 साल उसको अपनी ज़ाती मफाद के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अगर कहीं फ़र्क आता है आपकी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आप चीज़ें शेप अप होते हुए देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, अगर नहीं होता तो आपको जो टेन्योर है पूरा करते हुए अगली हुकूमत देखिए जी, अगर पाकिस्तान के एजेंडे पे हुकूमत ना बनाई इन्होंने, फिर नहीं चलेगी। फिर नहीं चलेगी। पाकिस्तान में जान ही नहीं है अब कि वो पर्सनल इंटरेस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट को सह सके। नहीं सह सकता पाकिस्तान, पैसे नहीं है। तुसी लुटना है तो लुटने लिए कुछ है नहीं है, इसलिए छड़ दे लुटना मुटना, अपना ज़ाती इंटरेस्ट छोड़ दें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे इकट्ठे हो जाए, सब कुछ छोड़ के एक दफ़ा पाकिस्तान बन जाए, चलो फिर हमारी अगली नस्लें जो भी करेंगी। इंडिया भी तो है ना यार, बांग्लादेश भी तो है ना, क्या है वहाँ जमहूरियत चल रही है ना, और खुशहाली भी आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। ठीक, तो हमें ही क्या ये अजाब पड़ गया हुआ है? और फिर जब कोई बात होती है तो हम डाल देते हैं जी, ओ जी ये तो है फौज ने ये कर दिया। और भाई फौज ने क्या कर दिया? वजीर आजम तो तुम हो, चीफ तो तुम लगाते हो, लगाने से पहले चाहते हो कि जी हमारी मर्जी का काम करो। मतलब ये सारी बातें जो है, तुम सब कुछ के रिस्पॉन्सिबल हो, नहीं कर सकते, कोई तुम्हें तंग करता है तो रिजाइन कर दो, चलो लड़ नहीं सकते ना लड़ो, रिजाइन कर दो, घर चले जाओ। पता तो लगे यार, एवं ही इल्जाम लगाई जाना, खाई जाना तो रोई जाना, खाई जाना तो रोई जाना, ये काम नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट बनता हुआ कौन नजर आता है आपको? प्रेसिडेंट तो एक प्रोसेस है, फिर भी कोई नाम दो, एक दो नाम। नाम तो असल में मैं तो जमहूरियत पे बड़ा शदीद मेरा जमहूरी तरीके से ही तजर्बा- लगेगा, केड़ा हाँ, तो जो आ जाना है, जो आएगा वही आएगा। कौन आएगा? मेरा ख्याल है कोई- जरदारी साहब बनते हुए नजर आते हैं आपको, या पीपल्स पार्टी से कोई बनता हुआ नजर आता है आपको प्रेसिडेंट? देखिए जी, मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को। अच्छा, हाँ देखिए, अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं। अगली हुकूमत जब बनेगी तभी मैं, जब इलेक्शन हो जाएगा, मैं जिस दिन इलेक्शन, मेजॉरिटी सीट्स जो है वो निकाल लेगी नून लीग। देखिए पब्लिक ओपिनियंस में बहुत फ्लक्चुएशन है, ठीक है, उसको कवर अप कैसे करते हैं? पब्लिक ओपिनियन एक तरफ है, पीटीआई की तरफ है, आप दूसरी तरफ हैं। अब आप कितना रिकन्सिलिएट करते हैं विद पब्लिक ओपिनियन, कितना उनके करीब जाते हैं टू अर्न मोर। सो इफ आई एम गेटिंग यू राइट, तो ये मैं कहूँ कि पीटीआई और नून लीग नेक टू नेक होंगे एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, तो मैं गलत हूँगा सही हूँगा? देखें जी, नेक टू नेक होंगे या मतलब नोज टू नोज होंगे, दैट आई डोंट नो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पब्लिक के अंदर पीटीआई की स्ट्रेंथ है, और सर्वेज जो बता रहे हैं उन्हीं को देख के हम अपनी राय बनाते हैं। ठीक है। और जो वोटर है वो डिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये जो जिसने गवर्नमेंट में आना है, सपोज नून ने आना है, नून के पास एक ही तरीका है कि उनके वोटर को ल्योर करे, कन्फ्रंट ना करे। हाउ कैन दे डू दैट? अगर इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, ये 13 जमातें 11 जमातें इनके उम्मीदवार जाते हैं, और वहाँ पे जाके इट्स इलेक्शंस आर ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, और वहाँ पे जाके क्या बेचेंगे? देखें जी, इन्हें इस दफ़ा मैं आऊँगा नहीं चलेगा, ये चलेगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान चलेगा। इन्हें बताना पड़ेगा कि ये लोकल बॉडीज़ भी साथ ही हो रहा है इसके। मैं तो कहता हूँ एक ही वक्त में होना चाहिए, चलो नहीं करना तो अगली हुकूमत से पहले पहले कराएं। अनबाइस्ड होना चाहिए, पब्लिक को कुछ देना शुरू करें तो पब्लिक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, पब्लिक को ये कुछ नहीं देते। अभी नेक्स्ट मीटिंग आपकी प्रेसिडेंट से कब हो रही है? किसी वक्त भी हो सकती है, मुझे कोई मीटिंग का तो मैं तो खामोशी से चला जा सकता हूँ किसी भी दरवाजे पे। अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, वो मौका देते हैं सलाम करने का। किसी वक्त हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, प्रेसिडेंट से कब कब हो सकती है? किसी भी वक्त हो सकती है, जब वो इजाज़त देंगे।
मैं चला जाऊँ। देखो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, पोजीशन, आपने उनको कोई रिक्वेस्ट अभी भेजी? नहीं की, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप कहेंगे तो मैं तो नहीं, दोबारा- मैं क्यों कहूँगा, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है ना जी, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताइए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे आप, अच्छी मिनिस्ट्री गुजारी है आपने, बड़ा अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा जर्नलिस्ट से, और बड़े अपराइट भी रहे आप, और मुशर्रफ का दौर था उस वक्त, थोड़ा सा टफ टाइम मुशर्रफ साहब को भी मिल रहा था मीडिया की तरफ से। आर यू आइंग फॉर एनी ऑफिस इन द डेज टू कम? मैं तो किसी उसमें ही नहीं हूँ, खाते में ही नहीं हूँ। हाँ, तो मैं तो मतलब व्हाट आई एम आइंग इज़ द ओनली रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ पब्लिक, जो कि मुझे इस रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में बहुत मिली है। जहाँ से गुजरता हूँ ना, लोग प्यार करते हैं, कहते उस चंगा काम कर रहे हो। हाँ। नून वाला भी कहता है, पीटीआई वाला भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यू गेटिंग अ किक आउट ऑफ इट? हाँ, यस ऑफ अच्छा। कोर्स, रिस्पेक्ट। ठीक है ना जी। वो क्या, वो इज्जत क्या कि इंसान सड़क पे ना निकल सके, वो अख्तियार क्या कि जो आपको रुसवा कर दे। मोहम्मद अली दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातों में क्लैरिटी नज़र आती है, और आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, एंड लेट्स सी जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह थिंग्स शेप अप इन द डेज टू कम। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल काम है, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बहुत मुश्किल से फिर वो जो बातें आप कर रहे हैं उनको एडजस्ट करना मुश्किल होता है। दो एजेंडे में जो चीज़ें, तीन एजेंडे की चीज़ें आपकी दो तो होती हुई नज़र आती हैं, तीसरी ज़रा मुश्किल हो जाती है। फ़ौज की बैशिंग बंद हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, नहीं भी होगी तो बंद करा दी जाएगी। तो दूसरा जो है वो, उसमें आप जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं वो भी किसी हद तक नज़र आती है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना वो भी समझ आती है, लेकिन एक आध चीज़ बीच में ना मुझे लगता ये है कि वो शायद वर्कआउट ना हो सके, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट आ जाए बीच में। जब अवाम और फौज मिल जाएंगे सब हो जाएगा। अवाम और फौज तो मिले हुए, बस फिर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।